अध्याय 7। अलमारी में छिपा बहुरुपया। मैल्फॉय गुरुवार की सुबह तक क्लास में नहीं आया। जादुई गाड़ी की क्लास में जब नागशक्ति गुरुद्वार के विद्यार्थियों की आधे पीरियड की पढ़ाई हो चुकी थी तब वह शान से क्लास के अंदर आया। उसके दाएं हाथ पर पट्टियां बंधी थी। हाथ को सहारा देने के लिए गले में भी पट्टी बंधी थी। हैरी के हिसाब से मैल्फॉय इस तरह का नाटक कर रहा था जैसे वह किसी खतरनाक युद्ध में बचने वाला बहादुर सैनिक हो। हाथ कैसे ड्रैको? पेंसी पार्किंसन ने पूछा। क्या बहुत दर्द होता है? हाँ, मैल्फॉय ने बहादुरी से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। लेकिन जब पेंसी दूसरी तरफ देखने लगी तो हैरी के सामने उसने क्लैपर गोल्ड को आंख मारी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रोफेसर स्नेप ने धीमी अंदाज में मैल्फॉय से कहा। हैरी और रोन ने एक दूसरी तरफ देखा। अगर वे देर से आए होते तो स्नेप ने बैठ जाओ नहीं कहा होता, उन्होंने सजा दी होती। लेकिन मैल्फॉय को स्नेप की क्लास में हमेशा हर मामले में बहुत छूट मिलती थी। स्नेप नागशक्ति हाउस के प्रमुख थे और आमतौर पर बाकी विद्यार्थियों की तुलना में अपने हाउस के विद्यार्थियों को ज़्यादा पसंद करते थे। वे लोग आज एक नया काढ़ा बना रहे थे, सिकोड़ने वाला काढ़ा। मैल्फॉय ने हैरी और रोन के ठीक पास अपनी कढ़ाई रख ली ताकि वह उन्हीं की टेबल पर काढ़ा बनाने की तैयारी कर सके। मैल्फॉय ने कहा, सर मुझे गुलबहार के पौधों की जड़ों को काटने में किसी की मदद चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में चोट। स्नेप ने ऊपर देखे बिना कहा। वीजली, मैल्फॉय की जड़ें काट दो। रोन का चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया। उसने जलकर मैल्फॉय से कहा, तुम्हारे हाथ में कोई चोट वोट नहीं है। मैल्फॉय उसे देखकर भद्दे तरीके से मुस्कुराया। वीजली, तुमने प्रोफेसर स्नेप की बात सुन ली है ना? इन जड़ों को काट दो। रोन ने अपना चाकू उठाया, मैल्फॉय की जड़ों को अपनी तरफ खींचा और उन्हें लापरवाही से काटने लगा ताकि वे सब अलग अलग आकार की हो। मैल्फॉय ने कहा, सर वीजली मेरी जड़ों को आड़ी तिरछी काट रहा है। स्नेप उनकी टेबल के पास आए और अपनी तिरछी नाक से नीचे नजरें डालते हुए उन जड़ों को देखा। इसके बाद अपने लंबे चिपचिपे और काले बालों को लहराते हुए कुटिलता से मुस्कुराए और रोन से बोले, मैल्फॉय से अपनी जड़ें बदल लो वीजली। लेकिन सर, रोन ने अपनी जड़ों को बिल्कुल बराबर काटने में 15 मिनट लगाए थे। जल्दी, स्नेप ने बेहद खतरनाक आवाज में कहा। रोन ने अपनी अच्छी तरह से काटी हुई जड़ों को टेबल के पास मैल्फॉय की तरफ थका दिया और दोबारा चाकू उठा लिया। और सर, मुझे सूखे अंजीर को छीलने के लिए भी किसी की मदद चाहिए, मैल्फॉय ने कहा। उसकी आवाज़ में द्वेषपूर्ण हंसी साफ छलक रही थी। पॉटर, तो मैल्फॉय का सूखा अंजीर छील दो, स्नेप ने कहा और उस पर बहुत हिकारत भरी निगाह डाली जो वे सिर्फ उसी पर डालते थे। हैरी ने मैल्फॉय का अंजीर ले लिया। उधर रोन आड़ी तिरछी जड़ों को बराबर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अब उनका प्रयोग उसी को करना था। हैरी ने जल्दी जल्दी सूखा अंजीर छीला और कुछ कहीं बिना उसे टेबल पर मैल्फॉय के सामने पटक दिया। मैल्फॉय पहले से ज़्यादा दांत दिखा रहा था। अपने दोस्त हैग्रिड से हाल ही में मिले हो क्या? उसने धीमे से पूछा। तुमसे मतलब? रोन ने ऊपर देखे बिना झटके से कहा। मुझे लगता है वह ज़्यादा समय तक टीचर नहीं रह पाएगा, मैल्फॉय ने दुख का नाटक करते हुए कहा। डैडी मेरी चोट के बारे में खुश नहीं है, रोन गुर्राया। मैल्फॉय, अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो मैं तुम्हें सच में चोट पहुंचा दूंगा। उन्होंने स्कूल के गवर्नर से शिकायत की है और जादू मंत्रालय से भी। डैडी बहुत पहुंच वाले हैं और इस तरह की बड़ी चोट। मैल्फॉय ने एक बड़ी झूठी आह भरी। हाँ, कौन जाने मेरा हाथ कभी पहले जैसा हो भी पाएगा या नहीं। तो तुम यह नाटक इसलिए कर रहे हो, हैरी ने कहा। चूंकि उसका हाथ गुस्से की वजह से कांप रहा था इसलिए उसने गलती से मृत कैटरपिलर का सिर काट दिया। तुम हैग्रिड को निकलवाना चाहते हो, मैल्फॉय अपनी आवाज़ नीचे करते हुए फुसफुसाया। यह तो सिर्फ एक बात है पॉटर, इसके और भी फायदे हैं। वीजली, मेरा कैटरपिलर काट दो। कुछ दूरी पर नेविल मुश्किल में था। जादुई गाड़ी की क्लास में नेविल की हालत हमेशा खराब रहती थी। यह उसका सबसे कमज़ोर विषय था और प्रोफेसर स्नेप की दहशत की वजह से उसकी हालत 10 गुना खराब हो जाती थी। उसका काढ़ा जिसे चमकीला हरा होना चाहिए था, नारंगी है लॉन्ग बॉटम, स्नेप ने कहा। उन्होंने थोड़ा काढ़ा लेकर फिर से कढ़ाई में गिरा दिया ताकि हर कोई देख सके। नारंगी है। मुझे बताओ लड़के, तुम्हारी इस मोटी खोपड़ी में कभी कोई बात घुसती भी है या नहीं? मैंने साफ साफ कहा था कि चूहे की सिर्फ एक तिल्ली की ज़रूरत है। मैंने साफ शब्दों में बताया था कि चौं का सिर्फ 1 चम्मच रस काफ़ी है। तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या करूँ लॉन्ग बॉटम? नेविल का चेहरा गुलाबी हो गया और वह कांपने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस रोने ही वाला हो। हरमाइनी ने कहा, सर मैं गाड़ी को सही करने में नेविल की मदद कर सकती हूँ। मुझे याद नहीं मिस ग्रेंजर कि मैंने आपसे अपना ज्ञान बखाड़ने के लिए कहा था, स्नेप ने ठंडेपन से कहा और हरमाइनी का चेहरा भी नेविल जितना ही गुलाबी हो गया। लॉन्ग बॉटम, इस क्लास के अंत में हम इस काढ़े की कुछ बूंदें तुम्हारे मृंतक को पिलाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है।
शायद इससे तुम्हें सही काढ़ा बनाने की प्रेरणा मिले। स्नेप दूर चले गए और नेविल डर से कांपता हुआ खड़ा रहा। उसने हरमानी से विनती की, मेरी मदद करो। अरे हैरी, सीमस फिनिगन ने हैरी का पीतल का तराजू उधार लेने के लिए आगे झुका। क्या तुमने सुना? आज की दैनिक जादूगर में छपा है, सीरियस ब्लैक दिख गया है। कहाँ? हैरी और रोन ने जल्दी से पूछा। टेबल के दूसरी तरफ बैठे मैल्फॉय ने ऊपर देखा और वह भी ध्यान से सुनने लगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, रोमांचित दिख रहे सीमस ने कहा। उसे एक मगलू महिला ने देखा था। शायद उसे पूरी बात मालूम नहीं थी। मगलू उसे साधारण अपराधी मानते हैं, इसलिए उसने हॉटलाइन पर फ़ोन किया। जब तक जादू मंत्रालय के लोग वहाँ पहुंचे तब तक वह भाग चुका था। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। रोन ने हैरी की तरफ अर्थपूर्ण निगाह डालते हुए कहा। वह मुड़ा और देखा कि मैल्फॉय उन्हें देख रहा था। जो मैल्फॉय कोई और चीज़ छीलनी है। लेकिन मैल्फॉय की आंखों में शैतानी चमक थी और वह हैरी पर टिकी हुई थी। वह टेबल पर आगे झुका। ब्लैक को अकेला पकड़ने के बारे में सोच रहे हो पॉटर? हाँ, यह सही है, हैरी ने यूं ही कह दिया। मैल्फॉय के पतले चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। जाहिर है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, उसने धीमे से कहा, तो मैं बहुत पहले कोई ना कोई कदम उठा चुका होता। बच्चे बच्चे की तरह स्कूल में नहीं रुका रहता, मैं बाहर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। रोन ने पूछा, तुम किस बारे में बातें कर रहे हो मैल्फॉय? तुम्हें नहीं पता पॉटर? मैल्फॉय की आंखें सिकुड़ गई। क्या? मैल्फॉय व्यंग्य से धीमी हंसी हंसने लगा। शायद तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हो। ब्लैक को पकड़ने का काम तुम पिशाचों पर छोड़ना चाहते हो, है ना? लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बदला लेता। मैं खुद उसे पकड़ने जाता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने गुस्से से पूछा। लेकिन उसी समय स्नेप ने कहा, अब तक तुमने अपना सारा सामान मिला लिया होगा। पीने से पहले इस गाड़ी को पकाना पड़ता है। इसको उबालते समय थोड़ी दूर रहना, फिर हम लॉन्ग बॉटम के गाड़ी की जांच करेंगे। क्रैब और गुल खुलकर हंसे जब उन्होंने देखा कि नेविल जोर जोर से अपना काढ़ा हिला रहा है और पसीना पसीना हो रहा है। हरमानी उसे अपने मुंह के कोने से हिदायत देती जा रही थी ताकि स्नेप देख ना ले। हैरी और रोन ने अपना बचा हुआ सामान पैक किया और अपने हाथ धोने के लिए कोने वाले वॉश बेसिन तक गए। मैल्फॉय का क्या मतलब था? हैरी ने रोन से पूछा जब उसने एक जानवर की मुंह की आकृति से निकलने वाले बर्फीले पानी से अपने हाथ धोए। मैं ब्लैक से बदला क्यों लूँगा? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है अब तक? वह तो कुछ भी बोल रहा है, रोन ने वहशी अंदाज में कहा। वह तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम कर बैठो। क्लास खत्म होने का समय करीब आ गया था। स्नेप नेविल के पास आए जो अपनी कढ़ाई के पास दुबका हुआ था। सब लोग यहाँ आ जाओ, स्नेप ने कहा। उनकी काली आंखें चमक रही थी। सब लोग देखो कि लॉन्ग बॉटम के मेंढक के साथ क्या होता है। अगर उसने सिकुड़ने वाला काढ़ा सही बनाया है तो उसका मेंढक सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। अगर उसका काढ़ा गड़बड़ है, जिसका मुझे पूरा यकीन है, तो उसका मेंढक मर जाएगा। गढ़द्वार के विद्यार्थी ने डरते हुए और नागशक्ति के विद्यार्थी ने रोमांचित होते हुए देखा। स्नेप ने अपने बाएं हाथ में कैवर नाम के मेंढक को पकड़ा और नेविल के हरे काढ़े में एक छोटी चम्मच डुबाई। फिर उन्होंने कैवर के गले में कुछ बूंदें टपका दी। एक पल खामोशी छाई रही जब काढ़ा कैवर के गले के नीचे गया। फिर एक हल्की सी आवाज़ हुई और कैवर सिकुड़कर स्नेप की हथेली पर थिरकने लगा। गढ़द्वार के विद्यार्थी ताली बजाने लगे। स्नेप का मुंह सरा सा हो गया। उसने अपने दुशाली की जेब से एक छोटी बोतल बाहर निकाली और उसकी कुछ बूंदें कैवर के ऊपर डाली, जिससे वह फिर से पहले जितना बड़ा हो गया। गढ़द्वार के 5 फुट कम किए जाते हैं, स्नेप ने हर चेहरे से मुस्कुराहट गायब करते हुए कहा। मैंने तुमसे मना किया था मिस ग्रेंजर कि तुम उसकी मदद मत करना। क्लास खत्म। हैरी, रोन और हरमानी प्रवेश हॉल की सीढ़ियों पर चढ़े। हैरी अब भी मैल्फॉय द्वारा कई बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि रोन स्नेप पर गुस्सा हो रहा था। गढ़द्वार के 5 पॉइंट कम इसलिए हो गए क्योंकि काढ़ा बिल्कुल सही बना था। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला हरमानी? तुम्हें कहना चाहिए था कि नेविल ने खुद यह काढ़ा बनाया है। हरमानी ने जवाब नहीं दिया। रोन पलटा। हरमानी कहाँ गई? हैरी भी पलटा। वे लोग अब सीढ़ियों के ऊपर थे और बाकी विद्यार्थियों के पास से जाते हुए देख रहे थे, जो बड़े हॉल की तरफ लंच के लिए जा रहे थे। वे हमारे ठीक पीछे थी। रोन ने त्योरिया चढ़ाकर कहा। मैल्फॉय उनके पास से गुजरा। वह क्रैब और गोल्ड के बीच में चल रहा था। वह हैरी की तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया और ओझल हो गया। हरमानी वहाँ है, हैरी ने कहा। हरमानी थोड़ी हाफती हुई सीढ़ियों पर भागती आ रही थी। उसके एक हाथ में उसका बैग था, दूसरे हाथ में वह अपने दुशाले के सामने कोई चीज़ लिए थी। रोन ने उससे पूछा, तुमने कैसे किया? क्या? हरमानी ने उनके पास आते हुए कहा। 1 मिनट पहले तो तुम हमारे ठीक पीछे थी और अगले पल तुम सीढ़ियों के नीचे पहुंच गई। क्या? हरमानी थोड़ी दुविधा में नजर आई। ओह, मुझे किसी चीज़ के लिए वापस लौटना पड़ा। अरे नहीं,
हरमानी के बैग की सिलाई उधड़ गई थी। हैरी को इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई। उसे दिख रहा था कि बैग में कम से कम 1 दर्जन बड़ी और भारी पुस्तकें भरी हुई थी। तुम इन सबको साथ लेकर क्यों घूम रही हो? रोन ने उससे पूछा। तुम तो जानते हो कि मैंने कितने सारे विषय लिए हैं। हरमानी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। क्या तुम इन पुस्तकों को पकड़ सकते हो? लेकिन रोन ने उसकी पुस्तकों को पलटते हुए उनके कवर देखकर कहा, आज से तुम्हारा ये विषय है ही नहीं। आज दोपहर को तो सिर्फ गुप्त क्लास सुरक्षा की क्लास है। अरे हाँ, हरमानी ने दुविधा से कहा, लेकिन इसके बावजूद उसने सारी पुस्तकें अपने बैग में भर ली। मुझे आशा कि लंच अच्छा होगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और यह कहकर वह बड़े हॉल की तरफ धड़धड़ाती हुई चली गई। रोन ने हैरी से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हरमानी हमसे कोई बात छिपा रही है? जब वे गुप्त क्लास सुरक्षा की पहली क्लास में पढ़ने के लिए पहुंचे तो प्रोफेसर ल्यूपिन वहां नहीं थे। सबने बैठकर अपनी पुस्तकें, कलमें और चरणपत्र बाहर निकाल लिए। फिर जब वे बातें करने लगे तो प्रोफेसर ल्यूपिन क्लास में आए। वे हल्के से मुस्कुराए और टीचर की डेस्क पर अपना पुराना ब्रीफकेस रख दिया। उनके कपड़े पहले जितने ही फटे पुराने लग रहे थे, लेकिन ट्रेन की तुलना में अब वे ज़्यादा स्वस्थ दिख रहे थे, मानो उन्हें कुछ दिनों से भरपेट खाना मिल रहा हो। वे बोले, अपनी सभी पुस्तकें अपने अपने बैग में रख लो, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तुम्हें सिर्फ छड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। पुस्तकें रखते समय सब विद्यार्थी ने उत्सुकता से एक दूसरे की तरफ देखा। गुप्त क्लास सुरक्षा में पहले कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जब तक कि पिछले साल की उस यादगार क्लास को ना गिना जाए जब उनके पुराने टीचर क्लास में पिंजरा भर नन्हे पिशाच लेकर आए थे और उन्हें क्लास में छोड़ दिया था। जब सब तैयार हो गए तो प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, तो ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आओ। सभी विद्यार्थी हैरान थे, लेकिन वे उत्सुक भी थे। वे सब क्लासरूम से बाहर निकलकर प्रोफेसर ल्यूपिन के पीछे पीछे चल दिए। वे उन्हें वीरान गलियारे में ले गए और फिर एक मोड़ मुड़े जहाँ उन्हें पीव्स नाम का भूत दिखा, जो बीच हवा में सिर के बल तैर रहा था और सबसे पास वाले की होल में च्युइंगम लगा रहा था। पीव्स ने तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक प्रोफेसर ल्यूपिन उसे सिर्फ 2 फुट की दूरी पर नहीं आ गए। फिर उसने अपने पैर हिलाए और गाने लगा। पगला दीवाना ल्यूपिन, पीव्स ने गाया। पगला दीवाना ल्यूपिन, पगला दीवाना ल्यूपिन। पीव्स वैसे तो हमेशा ही बदतमीजी और बदमाशी भरा व्यवहार करता था, लेकिन आमतौर पर वह टीचर्स के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाता था। सबने तत्काल प्रोफेसर ल्यूपिन को देखा कि वे इस अपमान को कैसे झेलते हैं। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि वे अब भी मुस्कुरा रहे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पीव्स तो च्युइंगम को की होल से बाहर निकाल लेता, उन्होंने खुशनुमा अंदाज में कहा। मिस्टर फिल्च अपनी झाड़ुएं नहीं निकाल पाएंगे। फिल्च हॉगवर्ट्स का चौकीदार था। वह बदमिजाज नाकारा जादूगर था जिसकी विद्यार्थियों से हमेशा मुठभेड़ होती रहती थी, और पीव्स से भी। बहरहाल पीव्स ने प्रोफेसर ल्यूपिन के शब्दों पर कतई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने हवा में एक गीली रस भरी तेजी से उड़ा दी। प्रोफेसर ल्यूपिन ने हल्के से आंख भरते हुए अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। यह एक छोटा लेकिन उपयोगी मंत्र है, उन्होंने पीछे खड़े विद्यार्थियों को बताया। जरा ध्यान से देखो। उन्होंने अपनी छड़ी कंधे तक उठाई और उड़न छू कहते हुए छड़ी पीव्स की तरफ कर दी। गोली की रफ्तार से च्युइंगम की होल से बाहर निकली और सीधे पीव्स के बाएं नथुने के अंदर चली गई। वह घूम गया और गालियां देते हुए चला गया। बहुत बढ़िया सर, डीन थॉमस ने हैरान होकर कहा। धन्यवाद डीन, प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी छड़ी दोबारा अंदर रखते हुए कहा। तो अब आगे चले। वे एक बार फिर चल दिए। पूरी क्लास अब फटेहाल प्रोफेसर ल्यूपिन को सम्मान के भाव से देख रही थी। वे उन्हें एक और गलियारे में ले गए। फिर वे स्टाफ रूम के दरवाजे के ठीक सामने रुक गए। प्रोफेसर ल्यूपिन ने स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोला और अलग हटकर खड़े होते हुए कहा, अंदर चलो। स्टाफ रूम एक लंबा कमरा था जिसमें अलग अलग आकार की पुरानी कुर्सियां रखी थी। उसमें सिवाय एक टीचर के और कोई नहीं था। प्रोफेसर स्नेप एक कुर्सी पर बैठे थे और जब क्लास अंदर घुसी तो उन्होंने घूम कर देखा। उनकी आंखें चमक रही थी और उनके मुंह पर कुटिल व्यंग्य का भाव था। जब प्रोफेसर ल्यूपिन अंदर आकर दरवाज़ा बंद करने लगे तो स्नेप ने कहा, खुला रहने दो ल्यूपिन, बेहतर होगा कि मैं सब ना देखूं। वे खड़े होकर विद्यार्थियों के पास से जाने लगे। उनका काला दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। दरवाजे पर वे अपनी एड़ियों के बल पलटे और बोले, शायद किसी ने आपको चेतावनी नहीं दिया ल्यूपिन, लेकिन इस क्लास में नेविल लॉन्ग बॉटम है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसे कोई मुश्किल काम करने को ना कहे जब तक कि मिस ग्रेंजर उसके कान में सलाह ना दे। नेविल का चेहरा लाल पड़ गया। हैरी ने स्नेप को गुस्से से घूरा। यही क्या कम बुरा था कि स्नेप नेविल को अपनी क्लास में सताते थे, लेकिन यह तो हद हो गई कि वे दूसरे टीचर्स के सामने भी ऐसा करना नहीं छोड़ रहे थे। प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी भौएं उठाई। मैं सबसे पहले नेविल से काम करवाना चाहता था, उन्होंने कहा, और मुझे यकीन है कि वह इसे अच्छी तरह से करेगा। नेविल का चेहरा और भी लाल पड़ गया। स्नेप के होठ सिकुड़ गए, लेकिन वे धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए। उधर चलते हैं,
प्रोफेसर लुपिन ने कमरे के कोने की तरफ चलने का इशारा किया। वह एक पुरानी अलमारी के सिवाय कुछ नहीं था जिसमें टीचर्स अपने अतिरिक्त उछाले रखते थे। जब प्रोफेसर लुपिन अलमारी के पास पहुंचे तो अलमारी अचानक हिली और दीवार से टकरा गई। जब यह देखकर कुछ विद्यार्थी दहशत में उछल पड़े तो प्रोफेसर लुपिन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें एक बहुरूपिया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को चिंता की बात लग रही थी। नेविल ने प्रोफेसर लुपिन को दहशत से देखा। सीमस फिनिगन दरवाजे के हिलते हैंडल को डरते हुए देख रहा था। प्रोफेसर लुपिन ने कहा, बहुरूपियों को अंधेरी और बंद जगह पसंद आती है। अलमारियाँ, बिस्तर के नीचे की खाली जगह, सिंक के नीचे की छोटी अलमारी। मुझे एक बार एक बहुरूपिया दीवार घड़ी के अंदर छिपा मिला था। यह बहुरूपिया कल दोपहर को यहाँ आया था और मैंने हेडमास्टर से आग्रह किया कि स्टाफ इसे मेरे 3rd ईयर के विद्यार्थी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे। तो हमें पहला सवाल यह पूछना चाहिए, बहुरूपिया क्या होता है? हरमानी ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। बहुरूपिया वेश बदलने में माहिर होता है या वह रूप धारण कर लेता है जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। इससे बेहतर तो मैं भी नहीं बता सकता था, प्रोफेसर लुपिन बोले और हरमानी के चेहरे पर चमक आ गई। अंधेरे में बैठे बहुरूपिया ने अब तक कोई रूप धारण नहीं किया है। वह अभी यह भी नहीं जानता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को किस चीज़ से डर लगता है। कोई भी नहीं जानता कि अकेले में बहुरूपिया कैसा दिखता है, लेकिन बाहर निकलते तत्काल वह रूप बना लेगा जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसका मतलब है, प्रोफेसर लुपिन नेविल की दहशत भरी चीख को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि इस काम को शुरू करने से पहले बहुरूपिया के सामने हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हैरी, क्या तुम इसका मतलब समझ गए हो? जब पास में हरमानी हो जो हवा में अपना हाथ खड़ा करने के लिए पंजों के बल कूद रही हो तो जवाब देने की कोशिश करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हैरी ने कोशिश की। चूँकि हम बहुत से लोग हैं इसलिए से यह पता नहीं चलेगा कि इसे कौन सा रूप बनाना चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेसर लुपिन ने कहा और हरमानी ने थोड़ी निराशा से अपना हाथ नीचे कर लिया। बहुरूपिया का सामना करते समय समूह में रहना अच्छा होता है। इससे वह दुविधा में पड़ जाता है। उसे क्या बनना चाहिए, सिरकटी लाश या मांस खाने वाला घोंगा? मैंने एक बार एक बहुरूपिया को बिल्कुल यही गलती करते देखा था। उसने 2 लोगों को एक साथ डराने की कोशिश की और खुद को आधे घोंगे में बदल लिया, जो ज़रा भी डरावना नहीं था। बहुरूपिया को भगाने का मंत्र आसान है, लेकिन इसके लिए मानसिक शक्ति की ज़रूरत होती है। देखो, जो चीज़ बहुरूपिया को सचमुच खत्म करती है वह है हंसी। तुम्हें बस इतना करने की ज़रूरत है कि इसे ऐसा रूप धारण करने के लिए मजबूर कर दो जो तुम्हें मज़ेदार लगता हो। हम पहले बिना छड़ी के इस मंत्र का अभ्यास करते हैं। मेरे बात बोलो। हास्यांतरण, हास्यांतरण। पूरी क्लास एक साथ बोली। बढ़िया, प्रोफेसर लुपिन बोले। बहुत बढ़िया, लेकिन यह आसान पहलू था। देखो, लेकिन सिर्फ शब्द ही काफ़ी नहीं है। और नेविल, यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है। अलमारी एक बार फिर हिली, लेकिन नेविल उससे ज़्यादा हिल गया। वह इस तरह आगे बढ़ा जैसे उसे फांसी के तख्ते की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा हो। ठीक है नेविल, प्रोफेसर लुपिन बोले। पहली चीज़ें पहले करते हैं। तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? नेविल के होठ हिले, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। सुनाई नहीं दिया नेविल, प्रोफेसर लुपिन ने खुशी खुशी कहा। नेविल ने चारों तरफ दहशत से देखा, जैसे किसी से मदद की भीख मांग रहा हो। फिर वह फुसफुसाहट भरे स्वर में बोला, प्रोफेसर स्नेप। सब लोग हंस पड़े, यहाँ तक कि नेविल के चेहरे पर भी माफ़ी मांगने वाली हंसी आ गई। बहरहाल प्रोफेसर लुपिन सोच विचार में पड़ गए। प्रोफेसर स्नेप, नेविल, मुझे यकीन है कि तुम अपनी दादी के साथ रहते हो। हाँ, नेविल ने घबरा कर कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुरूपिया दादी के रूप में आ जाए। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। प्रोफेसर लुपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी दादी आमतौर पर कैसे कपड़े पहनती है? नेविल चौंक गया, लेकिन बोला, हमेशा वही है, ऊंचा है जिसके ऊपर एक गिद्ध बना है और एक लंबी ड्रेस, आमतौर पर हरी और कई बार लोमड़ी के फर का स्कार्फ। और हैंडबैग? प्रोफेसर लुपिन ने पूछा। बड़ा लाल वाला, नेविल बोला। तो फिर ठीक है, प्रोफेसर लुपिन ने कहा। क्या तुम उनके कपड़ों की बिल्कुल साफ तस्वीर देख सकते हो नेविल? क्या तुम उन्हें अपने मन में साफ देख सकते हो? हाँ, नेविल ने अनिश्चितता से कहा। मैं सोच रहा था कि इसके बाद जाने क्या होगा। नेविल, जब बहुरूपिया इस अलमारी में से बाहर निकलेगा और तुम्हें देखेगा तो वह प्रोफेसर स्नेप का रूप धारण कर लेगा। लुपिन ने कहा। इसके बाद तुम अपनी छड़ी उठाना इस तरह और चिल्लाना हास्यांतरण, और अपनी दादी के कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करना। अगर सब कुछ ठीक तरीके से होता है तो बहुरूपिया प्रोफेसर स्नेप गिद्ध वाले हैट, हरी ड्रेस और बड़े लाल हैंडबैग वाला रूप धारण करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जोरदार हंसी का माहौल बन गया। अलमारी अब बुरी तरह हिलने लगी। अगर नेविल सफल हो जाता है तो उसके बाद बहुरूपिया हम सब पर ध्यान देगा। प्रोफेसर लुपिन ने कहा।
मैं चाहूँगा कि तुम सब लोग एक पल के लिए इस बारे में सोचो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, और यह कल्पना करो कि तुम इसे मजाकिया दिखाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो। कमरे में खामोशी छा गई। हैरी ने सोचा, उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। उसके मन में पहला विचार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का आया। वोल्डेमॉर्ट जो फिर से ताकतवर बन गया था, लेकिन इससे पहले कि वह बहुरूपीय वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ कोई रणनीति बनाता, उसके मन में एक भयानक तस्वीर उभर आई। काले चौके में वापस लौटता एक सड़ा चमकता हुआ हाथ, एक अदृश्य मुंह द्वारा ली जा रही लंबी खरखराती सांस, भयानक ठंडक जिसमें वह डूबने लगा था। हैरी ने कांप को चारों तरफ देखा। वह सोच रहा था, काश किसी ने उसे कांपते ना देखा हो। बहुत से लोगों की आंखें बंद थी। रोन बुदबुदा रहा था, इसके पैर दूर हटाओ। हैरी अच्छी तरह जानता था कि वह किस बारे में सोच रहा होगा। रोन को मकड़ियों से सबसे ज़्यादा डर लगता था। सब तैयार है? प्रोफेसर ल्यूपिन ने पूछा। हैरी डर के सैलाब में गोते खा रहा था। वह तैयार नहीं था। कोई दम पिशाच को कम डरावना कैसे बना सकता है, लेकिन वह तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मांगना चाहता था। बाकी सब सिर हिला रहे थे और अपनी आस्तीनें चढ़ा रहे थे। नेविल, अब हम लोग पीछे हट जाते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, तुम्हारे मैदान खाली छोड़ देते हैं। तुम्हारे बाद में अगले विद्यार्थियों को आगे बुलाऊंगा। सब लोग पीछे हट जाओ ताकि नेविल अकेले मुकाबला कर सके। सब पीछे जाकर दीवार से टिक गए। सिर्फ नेविल अलमारी के पास खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत डर रहा था, लेकिन उसने अपनी दुशाले की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली थी और अपनी छड़ी तैयार रखी थी। नेविल, 3 की गिनती पर। प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी छड़ी अलमारी के हैंडल की तरफ करते हुए कहा, 1, 2, 3, अब। प्रोफेसर ल्यूपिन की छड़ी से चिंगारियां निकली और दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। अलमारी खुल गई। तिरछी नाक वाला खौफनाक स्नेप बाहर निकल आया। उसकी चमकती आंखें नेविल पर टिकी थी। नेविल पीछे हट गया। उसने अपनी छड़ी ऊपर की और मुंह खोले खड़ा रहा। स्नेप दुशाले में हाथ डालता हुआ नेविल के पास पहुंच रहा था। हास्यांतरण! नेविल चीखा। छड़ी फटकारने जैसी आवाज आई। स्नेप लड़खड़ा गया। अब उसके शरीर पर एक लंबी जालीदार पोशाक आ गई थी। उसके सिर पर एक ऊंचा हैट आ चुका था, जिसके ऊपर दीमक खाया हुआ गिद्ध था, और उसके हाथ में एक बड़ा लाल हैंग बैग झूल रहा था। सब जोर जोर से हंसने लगे। बहुरूपिया ठहरा, दुविधा में पड़ गया और प्रोफेसर ल्यूपिन चिल्लाए, पार्वती आगे आओ। पार्वती चलकर आगे पहुंची। उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। स्नेप उसकी तरफ बढ़ा। एक और कड़ाकी आवाज आई और अब स्नेप की जगह पर खून से सनी पट्टियां बंधी मम्मी थी। इसका दिखाई न दे रहा चेहरा पार्वती की तरफ घूमा और मम्मी अपने पैर घसीटते हुए, अपने सख्त बाहों को उठाते हुए उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ने लगी। हास्यांतरण! पार्वती चिल्लाई। मम्मी के पैरों की पट्टियां खुल गई। वह उसमें उलझकर चेहरे के बल गिर गई और उसका सिर अलग हो गया। सीमस! प्रोफेसर ल्यूपिन गरजे। सीमस पार्वती के पास से होता हुआ आगे बढ़ा। कड़ाक! जहां मम्मी थी, अब वहां पर एक महिला खड़ी थी, जिसके काले बाल इतने लंबे थे कि फर्श को छू रहे थे। उसका चेहरा पतला और हरा था। वह एक मोहिनी थी। उसने अपना मुंह चौड़ा खोल लिया और कमरे में एक लंबी दुख भरी चीख भर गई, जिसे सुनकर हैरी के सिर के बाल खड़े हो गए। हास्यांतरण! सीमस चिल्लाया। मोहिनी ने भर्राई आवाज निकाली और अपना गला पकड़ लिया। उसकी आवाज चली गई थी। कड़ाक! मोहिनी अब चूहे में बदल गई थी, जो अपनी ही पूंछ के पीछे गोल गोल घूम रहा था। फिर कड़ाक! चूहा सांप में बदल गया, जो लहराते और बल खाते हुए आगे बढ़ा। कड़ाक! फिर वह खून भरी आंख में बदल गया। बहुरूपिया दुविधा में पड़ गया है। ल्यूपिन चिल्लाई। अब हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। डीन जल्दी से आगे आया। कड़ाक! आंख अब कटा हुआ हाथ बन गई। हाथ फर्श पर किसी केकड़ी की तरह रेंगने लगा। हास्यांतरण! डीन चीखा। खट्टे की आवाज हुई और हाथ चूहेदानी में फंस गया। बहुत बढ़िया रोन, अब तुम्हारी बारी है। रोन आगे उछल कर आया। कड़ाक! कुछ लोग चीख पड़े। 6 फुट ऊंची और बालों वाली एक विशाल मकड़ी रोन की तरफ बढ़ने लगी। यह अपनी चिमटों को टकराकर डरावनी आवाज निकाल रही थी। एक पल के लिए तो हैरी ने सोचा कि रोन की हिम्मत जवाब दे गई है। फिर हास्यांतरण! रोन चीखा और मकड़ी के पैर गायब हो गए। यह इधर से उधर घूमती रही। लैवेंडर ब्राउन चीखकर इसके रास्ते से हट गई। फिर मकड़ी हैरी के पैरों के पास आकर रुक गई। उसने अपनी छड़ी उठाई। वह तैयार था, लेकिन यहाँ! प्रोफेसर ल्यूपिन अचानक चिल्लाए और जल्दी से हैरी के सामने आ गए। कड़ाक! फिर बिना पैरों वाली मकड़ी गायब हो गई। एक पल के लिए सबने घूम कर देखा कि वह कहाँ चली गई। फिर उन्होंने देखा कि ल्यूपिन के सामने हवा में एक सफ़ेद गोला था। ल्यूपिन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हास्यांतरण! कड़ाक! आगे बढ़ो नेविल और उसे खत्म कर दो।
ल्यूपिन ने कहा जब बहुरूपिया कॉकरोच बनकर फर्श पर गिर गया। कड़ाक! स्नेप एक बार फिर लौट आया था। इस पर नेविल संकल्प के साथ आगे बढ़ा। हास्यांतरण! वह चिल्लाया और सबने देखा कि स्नेप एक बार फिर अपनी जालीदार पोशाक में आ गया था। फिर नेविल जोर से हंसा और बहुरूपिया में एक धमाका हुआ। वह धुएं के हजारों टुकड़ों में फूट गया और गायब हो गया। जब पूरी क्लास ने जोरदार तालियां बजाई तो प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, बहुत बढ़िया नेविल, सबने बहुत अच्छा किया। देखने दो, गर्द्वार के हर विद्यार्थी को बहुरूपिया का मुकाबला करने के लिए 5 पॉइंट, नेविल को 10 क्योंकि उसने काम 2 बार किया, और हरमानी तथा हैरी को 5-5 पॉइंट। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, हैरी ने कहा। तुमने और हरमानी क्लास के शुरू में मेरे सवालों के सही जवाब दिए थे हैरी, ल्यूपिन ने हल्केपन से कहा। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा किया। यह बहुत अच्छी क्लास थी। तुम लोगों का होमवर्क यह है, बहुरूपिया वाला अध्याय पढ़कर उसे संक्षेप में लिख देना, सोमवार को मुझे दे देना। बस इतना ही काफ़ी है। रोमांचित स्वर में बातें करते हुए पूरी क्लास स्टाफ रूम से बाहर चल दी। बहरहाल हैरी खुद को खुश महसूस नहीं कर रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन ने जानबूझकर उसे बहुरूपिया से मुकाबला नहीं करने दिया था। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने हैरी को ट्रेन में बेहोश होते देखा था और वे ऐसा मानते थे कि हैरी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था? क्या उन्होंने यह सोचा था कि हैरी एक बार फिर बेहोश हो जाएगा? लेकिन इस तरफ किसी और का ध्यान नहीं था। क्या तुमने मुझे उस मोहिनी का मुकाबला करते देखा? सीमस चिल्लाया। और हाथ? टीन ने अपने हाथ को लहराते हुए पूछा। और हैट पहने स्नेप? और मेरी मम्मी? मैं सोच रही थी कि प्रोफेसर ल्यूपिन भाग्य दर्पण से क्यों डरते हैं? लेवेंडर ने पूछा। यह गुप्त क्लास रक्षा की हमारी अब तक की सबसे अच्छी क्लास थी, है ना? रोमांचित रोन ने कहा जब वे अपने बैग लेने के लिए क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। वे बहुत अच्छे टीचर है, हरमानी ने प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन काश मुझे बहुरूपिया से मुकाबला करने को मिलता। और तुम्हारे सामने क्या आता? रोन ने हंसते हुए कहा, होमवर्क जिसमें 10 में से 9 नंबर मिले होते।